नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 6 है। इस एपिसोड में हम आधुनिक कालीन साहित्य की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राजनीतिक परिस्थितियों को लेंगे। आरंभ करते हैं। जिस समय से आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, उस समय से एक शताब्दी पूर्व ही भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आना आरंभ हुआ। सन 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति से पूर्व ही सन 1757 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को कूटनीति से प्लासी के युद्ध में हराया और उसके पश्चात संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ जबकि भारत का शासन मुगलों के हाथों से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अंग्रेजों ने क्रमशः बक्सर के युद्ध में सन 1764 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम को, सन 1803 ईस्वी में मराठों को और सन 1849 में सिखों को तथा सन 1856 में अवध के नवाब आदि को पराजित करके अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर ही देसी राजाओं ने सन 1857 की क्रांति की, जिसके फलस्वरूप भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजी शासन की स्थापना से ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्म माना जाना चाहिए। सन 1947 में भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। अब भारत में प्रजातंत्र है। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों ही भारत के आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना करने में सहायक हुई। अंग्रेजी की शोषणपरक नीति से विद्रोह के साथ राष्ट्रीय चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई, उसे ही हम आधुनिक काल को जन्म देने वाला मुख्य कारण कह सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पोषित होने वाली राजनीतिक परिस्थितियों ने आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना करने में पर्याप्त योगदान दिया है। अतः राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी प्रभावित किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार जन्य असंतोष भी एक कारण। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1857 में माना जाता है, पर भारत को आधुनिक बनने की प्रक्रिया एक शताब्दी पूर्व 1757 से ही शुरू हो गई थी। इस प्रक्रिया के तहत 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों नवाब सिराजुद्दौला को हराना पड़ा। 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित होना पड़ा। इसके अलावा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हाथ लगी। मराठा और सिख ऐसी शक्तियां थी जिसका भारत में पर्याप्त प्रभाव था, पर आपसी फूट के कारण युद्धों में मराठों पराजित हुए। इस प्रकार तमाम भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1856 में अवध भी अंग्रेजों के हाथ आ गया। अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होकर देसी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा, पर भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति में परिवर्तन किया। परिणामतः भारतीयों ने भी नए संदर्भों में चिंतन करना आरंभ किया। भारतेंदु काल में यह चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आधुनिक जीवन की चेतना में समा गई। गद्य में इस चेतना को ज्यादा महसूस किया गया, पद्य में कम। इस नए युग में नई भाषा की खोज की। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली विकसित हुई। द्विवेदी युग तक आते आते वो ब्रज भाषा काव्य की भाषा न के बराबर थी। यूं ब्रज भाषा में काल रचना आज होती रहती है। आधुनिक काल वस्तुतः नई बदलती हुई परिस्थितियों का परिणाम कहा जा सकता है। इसका सीधा संबंध भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और भारतीयों की स्वतंत्र चेतना से है। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने प्रारंभ किए थे और धीरे धीरे उनका शासन क्षेत्र बढ़ता गया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जनता का आक्रोश बढ़ा, जिसके विस्फोट 1857 के विद्रोह में रूपांतरित हुआ। इससे परिराष्ट्रीयता और जागरण की भावना को बल मिला। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का एक यही पहलू नहीं था। वस्तुतः राजनीतिक परिवर्तन के साथ भारतीय जीवन में अनेक विकासान्मुख परिवर्तन भी हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन जो कई अन्य
परिवर्तनों का आधार बना वह था नवीन शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन देना। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। शिक्षा की नई पद्धति से राष्ट्र एकता की भावना को ही बल नहीं मिला, वरना धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का भी विकास हुआ। समाज को मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्ति मिली और वैज्ञानिक चिंतन को प्रश्रय मिला। शिक्षा के विकास के साथ ही प्रेम और जनमत का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक भारत में कई छापेखाने स्थापित हो चुके थे। इससे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ जो जनमत के निर्माण में सहायक हुआ। अगला है आर्थिक परिस्थितियाँ। साहित्य की बदलती हुई अभिरुचि में आर्थिक परिस्थितियां का विशेष योगदान होता है। कुछ लोग के अनुसार आर्थिक परिस्थितियों के साथ साहित्यिक परिवर्तन का मेल बैठाना ही साहित्य का शुद्ध इतिहास होता है। वास्तव में यही दृष्टिकोण आधुनिकता का भी एक घटक है। इस दृष्टि से आधुनिक हिंदी साहित्य की आर्थिक परिस्थितियां भी समझ लेनी चाहिए। जैसा कि इतिहास सिद्ध है कि मध्यकाल तक जो भारतीय गांव का आर्थिक ढांचा अपने आप में पूर्ण इकाई था, गांव ही छोटे छोटे गणतंत्र थे, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं गांव में ही पूर्ण हो जाती थी। गांव का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। परंतु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत के आर्थिक ढांचे में भी विशेष परिवर्तन होने लगा। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेज भारत में लाए वह सामंतीय व्यवस्था से आए बढ़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आदि व्यवस्था कही जाती है। मूलतः अंग्रेज व्यापारी बनकर तथा भारतीय संपदा का शोषण करने ही तो भारत आए थे। मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच एक तीसरा मध्य वर्ग कायम किया। यह तीसरा मध्य वर्ग उन बड़े बड़े जमींदारों तथा देशी व्यापारियों का था जो अपनी आर्थिक गतिविधियों से भारतीय किसानों तथा कारीगरों का शोषण करके अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक मालगुजारी तथा टैक्स वसूल करके अंग्रेजों के कृपा पात्र बने रहे। मालगुजारी की दर बढ़ा देने से भारतीय किसान और मजदूर महाजनी सभ्यता के शोषण के शिकंजे में बुरी तरह फंस गए। महाजनी सभ्यता के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को भारत में बेचकर भारतीय दस्तकारों को नष्ट करने का षड्यंत्र किया। एक प्रकार से कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना आर्थिक शोषण एवं व्यापारी दृष्टिकोण का प्रतिफल है। भारत की अपार धन संपदा की खुली लूट अंग्रेजों का लक्ष्य रहा। स्वाधीनता के बाद जिन लोगों के हाथों में भारत की बागडोर आई, उन्होंने भी लूट खमोट में कोई कसर नहीं रखी। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील था। गांव की जमीन पर सबका अधिकार था। गांव आर्थिक दृष्टि से पूर्ण निर्भर थे। बारीक सूती रेशमी वस्त्रों, हाथी दांत की मीनाकरी आदि के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। लेकिन अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद पुरानी आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर जाति प्रथा शिक्षित हुई पर मिट नहीं पाई। आधुनिक साहित्य में इस प्रथा पर करारी चोट की गई है। अंग्रेजों की नई व्यवस्था में जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। खेत टूटने लगे, बंटने लगे, पैदावार घटती चली गई और शहरी उद्योग भी अंग्रेजों के कारण नष्ट हुए। परिणामतः गांव शहरों के संपर्क में आए, राष्ट्रीयता एकता में जागृति आई। जाति प्रथा आर्थिक वर्गों में तो परिवर्तन हुई पर जातीय उच्चता की भावना लीन नहीं हुई। अंग्रेजों की सुविधाओं का भोग उच्च जाति को मिला। शासन में भी उन्हीं का प्राधान्य था। इससे नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ। श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए मध्यवर्ग का जन्म हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी परिस्थितियों के कारण ही भारतवर्ष में हमें जो साहित्य मिलती है वो इस प्रकार की अनेक रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां शामिल है। अगला हम देखेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, जिसे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।